प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से संस्कृत साहित्य में स्नातक द्वितीय वर्ष के अंतर्गत पाठ्यक्रम में सुकनासोपदेश निर्धारित है। सुकनासोपदेश महाकवि बाणभट्ट विरचित है। महाकवि बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के प्रतिष्ठित गद्यकार हैं। उनका नाम संस्कृत गद्यकारों में अग्रगण्य है। दंडी, सुबंधु तथा बाणभट्ट ये संस्कृत गद्य साहित्य के पिलर अर्थात स्तंभ माने जाते हैं। बाणभट्ट की रचना कोमल एवं लालित्यपूर्ण है। कुछ विद्वानों ने बाणभट्ट के साहित्य को नारियल की उपमा दी है। जिस प्रकार नारियल का स्वाद प्राप्त करने के लिए पहले उस पे मेहनत करनी पड़ती है, उसको छीलना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, तदुपरांत सुस्वाद गिरी का भोग लगता है या सुस्वाद गिरी का हम स्वादार्जन कर सकते हैं। उसी प्रकार बाणभट्ट के साहित्य को पढ़ने के लिए पहले शब्दकोश का आश्रय लेना पड़ता है, शब्दों का अर्थ ज्ञान करना पड़ता है, उनकी शैली को समझना पड़ता है, उसके बाद उसका रसास्वादन किया जाता है। फिर भी बाणभट्ट की रचना लालित्यपूर्ण है, कोमल है। कहीं कहीं लंबे समास या दीर्घ समासावली का प्रयोग है जो कवि को अति प्रिय है। बाण संस्कृत साहित्य के उन विरले कवियों में से है जिनके विषय में हम निश्चित रूप से कुछ जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि बाणभट्ट ने अपने पूरे वंश के बारे में, समय के बारे में, स्थिति काल के बारे में स्पष्ट सूचनाएं दी है अपने ग्रंथों के प्रारंभ में। बाण ने कादंबरी और हर्षचरित ये दो गद्य रचनाएं लिखी है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, अति पॉपुलर है। बाण ने हर्षचरित के प्रारंभ में विस्तार पूर्वक अपने वंश और अपने संबंध में लिखा है। उन्होंने पूरी वंशक्रम का उल्लेख किया है। बाण प्रतिष्ठित वात्सायन वंश में उत्पन्न हुए हैं। बाण ने अपने वंश को वाणी की देवी सरस्वती से जोड़ा है। बाणभट्ट के वंश प्रवर्तक वत्स थे, जो दधीची और सरस्वती के पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई थे। सारस्वत ने वत्स के प्रति प्रीति भाव देखकर सोन नदी के समीप प्रीतिकूट नामक गांव बसाया। ब्राह्मणों की बहुलता के कारण इस गांव को ब्राह्मणाधिवास भी कहा जाता था। वर्तमान गया जिले के देवकुंड के समीप इस प्रीतिकूट नामक गांव की सत्ता थी, ऐसा सभी विद्वान मानते हैं। इसी वंश में कुबेर नामक एक प्रकांड पंडित का जन्म हुआ। इन्हीं कुबेर के 4 पुत्र हुए, अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। पाशुपत के एक पुत्र था जिसका नाम था अर्थपति। अर्थपति के 11 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम था चित्रभानु। चित्रभानु के ही पुत्र थे बाणभट्ट। ऐसा बाण ने अति विस्तार से समझाया है। तो चित्रभानु के पुत्र थे बाणभट्ट और इनकी माता का नाम था राजदेवी। चित्रभानु और राजदेवी की संतान थे
बाण भट्ट। बाण भट्ट के पुत्र का नाम था भूषण भट्ट या पुलिन भट्ट, लेकिन अपने पुत्र और पत्नी के बारे में बाण भट्ट ने कहीं पर कोई संकेत नहीं दिया है, किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की है। लेकिन विद्वान ऐसा मानते हैं कि उनका एक पुत्र था जिसका नाम भूषण भट्ट था। कुछ लोग मानते हैं कि बाण भट्ट के 2 पुत्र थे, भूषण भट्ट और पुलिन भट्ट। बाण भट्ट कन्नौज के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे, इसलिए उनके समय निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं है। हर्ष का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था तथा उनका राज्याभिषेक 606 ईस्वी में एवं उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। उनके शासनकाल का वर्णन 629 ईस्वी में आए चीनी यात्री ने विस्तार से किया है। अतः बाण भट्ट का समय 7वें शतक पूर्वार्ध निश्चित होता है। बाण भट्ट ने पर्याप्त भ्रमण किया था। वे जब पर्याप्त भ्रमण के पश्चात प्रीतिकूट गांव लौटकर आए तो एक दिन उन्हें महाराजा हर्षवर्धन के भाई का संदेश मिला कि उन्हें हर्षवर्धन के दरबार में पहुंचना है। हर्षवर्धन की सत्ता में पहुंचने पर सम्राट ने महान अयम भुजंग कहकर उन पर कटाक्ष किया, क्योंकि बाण भट्ट माता पिता के दिवंगत हो जाने के कारण कुसंगति में पड़ गए थे और कुसंगति के कारण ही वो उपहास के पात्र बनते थे। जब सम्राट ने उन्हें भुजंग कहा तो बाण के द्वारा शिष्टता और विद्वता का प्रदर्शन किया गया, जिससे शीघ्र ही हर्ष का भ्रम दूर हो गया एवं उन्होंने उन्हें राजकीय सम्मान प्रदान कर राजकवि बना दिया। बाण भट्ट ने दोनों ही प्रकारों में गद्य रचना की है। गद्य काव्य के 2 प्रकार या 2 रूप है, कथा और आख्यायिका। कथा कवि कल्पित होती है, जबकि आख्यायिका ऐतिहासिक घटना पर आधारित होती है। बाण भट्ट ने इतिहास को आधार बनाकर हर्षचरितम की रचना की तो वह आख्यायिका है, जबकि कवि कल्पित कथा का आधार बनाकर उन्होंने कादंबरी की रचना की, इसलिए कादंबरी कथा है। कथा का वक्ता नायक या अन्य पात्र होता है। कथा की भाषा संस्कृत या प्राकृत होती है। कथा में उच्छ्वास आदि का विभाजन नहीं होता। कथा का विषय कन्याहरण, युद्ध, वियोग, सूर्य चंद्र आदि प्रकृति के वर्णन से संयुक्त हो सकता है। कथा की रचना केवल गद्य में होती है, जबकि आख्यायिका में यत्र तत्र पद्यों का प्रयोग भी किया जा सकता है। कथा और आख्यायिका में काफ़ी अंतर होता है। कादंबरी कथा है क्योंकि इसमें कथा के लगभग सभी नियमों का पालन मिलता है। कथा के आरंभ में देव, गुरु, इष्ट वंदना होती है। कथा में वक्त्र, अपर वक्त्र आदि किसी भी छंदों का प्रयोग नहीं होता है। इन्हीं सब नियमों को ध्यान में रखते हुए एक कल्पित कहानी जो बहुत पॉपुलर हुई, उसका नाम कादंबरी रखा महाकवि बाण भट्ट ने। कादंबरी का एक अर्थ पुरानी शराब भी होता है। ऐसा माना जाता है कि मदिरा जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही वो नशीली
और उच्च गुणवत्ता वाली हो जाती है। इसी प्रकार कादम्बरी भी है। कादम्बरी जो कथा है वो बाण भट्ट की रचना है और इसमें उनके विकसित पांडित्य एवं कवित्व की प्रौढ़ झलक मिलती है। अपनी निजी कल्पना पर आधारित इस गद्य काव्य में चंद्रापीड़ का कादम्बरी से प्रेमाख्यान और वैशंपायन का महाश्वेता से प्रेमाख्यान वर्णित है। कथा के विस्तार का मुख्य कारण है इसमें 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। नायक बार बार जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, पुनर्जन्म लेता है। इस प्रकार 3 जन्मों की कथा का इसमें वर्णन है। कादम्बरी इस काव्य की नायिका है। नायिका के आधार पर इस गद्य काव्य का नामकरण कादम्बरी किया गया है। कादम्बरी का प्रारंभ होता है कि विदिशा के राजा शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या आती है। वह एक सोने के पिंजरे में तोते को लेकर आती है। जो तोता बहुविद्य है, अत्यधिक विद्वान है, शास्त्रों का ज्ञाता है और कला का ज्ञाता है। तोता मनुष्य की वाणी में राजा की स्तुति करता है। राजा बहुत प्रश्न होता है और उसके जन्म आदि के विषय में प्रश्न करता है। तोता शुक अपने जन्म का, विंध्याटवी का, अपनी माता की मृत्यु का, पिता के वध का वर्णन करने के पश्चात कहता है कि जाबाली ऋषि के शिष्य हारित के द्वारा उन्हें जाबाली के आश्रम में ले जाया गया। आश्रम वासियों के पूछने पर जाबाली ऋषि ने तोते के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किया। ये पूर्व जन्म की कहानियाँ जो 3 जन्मों की है वो कादम्बरी में अति विस्तार के साथ वर्णित है। जाबाली ऋषि बताते हैं कि उज्जैनी के राजा तारापीड़ और रानी विलासवती को पर्याप्त साधना के पश्चात चंद्रापीड़ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी समय तारापीड़ के सुयोग्य मंत्री सुकनास के घर वैशंपायन का जन्म हुआ। चंद्रापीड़ और वैशंपायन में मित्रता बढ़ी। उन्होंने किस प्रकार शिक्षा प्राप्त की, राजनीति का ज्ञान प्राप्त किया और भ्रमण आदि, कादम्बरी से मिलना, महाश्वेता मिलना, इन सब का वर्णन है। इस वर्णन के पश्चात बीच में ही कादम्बरी समाप्त हो जाती है। यह पूर्व कादम्बरी मानी जाती है। इसके पश्चात बाण भट्ट के पुत्र भूषण भट्ट ने कादम्बरी के उत्तरार्ध की रचना की है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि कादम्बरी 2 टुकड़ों में विभक्त सी प्रतीत होती है, पूर्व कादम्बरी और उत्तर कादम्बरी, क्योंकि उनकी भाषा में, शैली में पर्याप्त अंतर दृष्टिगत होता है। ऐसा माना जाता है कि कादम्बरी की रचना करते समय बाण भट्ट का देहावसान हो गया था और वो आधी ही कादम्बरी लिख पाए थे। कादम्बरी के उत्तरार्ध की रचना उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बाण भट्ट ने की। बाण भट्ट की वर्णन शैली अपूर्व, विलक्षण तथा मनोरम है। कथा के भीतर कथांतर की योजना की गई है। कादम्बरी एक अपूर्व चित्रशाला है। इस कुंजवन की गली में नए नए रंगों के अनेक लता वितान है। प्रलोभनीय अंशों की बहुलता है। घटना वर्णन में कवि की कल्पना का वैभव
सीमातिक्रमण करता सा प्रतीत होता है। प्रकृति वर्णन समस्त भारतीय साहित्य में सौंदर्य की स्थापना एवं रमणीयता की दृष्टि से प्रमुख तत्व है। महाकवि बाणभट्ट प्रकृति चित्रण के चतुर चितेरे हैं। वो इसमें पूर्ण सफल रहे हैं। उन्होंने प्रकृति के आलंबन एवं उद्दीपन दोनों ही रूपों का वर्णन किया है। विंध्याटवी, दंडक अरण्य, पंपा सरोवर, जाबाली आश्रम, अच्छोद सरोवर, इनका वर्णन इतना सजीव है, इतना चित्रमय है कि ऐसा प्रतीत होता है कि दृश्य आंखों के सामने तैर रहे हैं, साक्षात हो रहे हैं। प्रभात, संध्या और मध्याह्न का वर्णन हो, चाहे ग्रीष्म काल का वर्णन हो, इतना प्राकृतिक लगता है, इतना स्वाभाविक लगता है कि वह रमणीयता को प्रतिपादित करता है। महाकवि बाणभट्ट की कल्पना प्रयोग की प्रतिभा अद्वितीय है। जहाँ कहीं भी उनको अवसर मिला, वहीं पर कल्पना का कमाल उपन्यस्त कर दिया गया। शाल्मली तरु पर से उड़कर पंछियों का पंक्तिबद्ध आकाश से जाने पर कवि ने उसे अपनी कल्पना विशदता को बड़े ही भव्य और उदात्त रूप में चित्रित किया। कादम्बरी श्रृंगार प्रधान रचना है। इसमें मानव हृदय की मूक प्रणय की मर्म भरी कथा है। कादम्बरी की दोनों ही प्रेम कथाओं में पहले श्रृंगार का रूप मिलता है, संभोग श्रृंगार का, और फिर वियोग की स्थिति आती है। अंत में फिर प्रेमी युगलों का पुनर्मिलन होता है और फिर संभोग श्रृंगार की अवस्था प्राप्त होती है। कादम्बरी में शुक व राजा शूद्रक के शरीर काठ हो जाना, पुंडरीक का शरीर दिव्य पुरुष द्वारा आकाश में ले जाना इत्यादि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अद्भुत रस की व्यंजना करती है। शबरों के वर्णन में भयानक रस है, तो जाबाली के आश्रम वर्णन में शांत रस की व्यंजना हुई है। महाकवि बाणभट्ट गद्य काव्य जगत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने भाषा और भाव में अनुपम सामंजस्य स्थापित कर एक आदर्श प्रस्तुत किया है। इस प्रक्रिया में उनकी शैली का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। बाण के गद्य काव्यों में पांचाली रीति का प्रयोग है। वर्णानुकूल समास, अलंकार, वर्ण विन्यास आदि की योजना एवं आवश्यकता न होने पर समास, अलंकार आदि का सर्वथा परित्याग करना बाण की विशेषता रही है। बाणभट्ट की शैली में सुस्पष्टता एवं औचित्यता है। विंध्याटवी के वर्णन में समासांत पदावली है, तो सेना के प्रयाण में और भी अधिक दीर्घ समासावली है। वहाँ भावुकता, प्रेम और श्रृंगार का प्रसंग आता है, वहाँ भाषा की सरलता और मधुरता दर्शनीय होती है। बाण ने वर्णन, भाषा और अलंकारों के लिए एक विशिष्ट पद्धति अपनाई है जो उनकी रचना शैली है। जैसे कि वो जब थोड़ी दूर तक दीर्घ समास युक्त पदावली का प्रयोग कर लेते हैं तो तुरंत ही लघु पदावली का प्रयोग करते हैं। वे नवीन, चमत्कारिक अर्थ, उत्कृष्ट स्वभावोक्ति, सरस श्लेष का प्रयोग, सुंदर रसाभिव्यंजना और ओज गुण प्रधान पदावली को एकत्र प्रस्तुत करने का भी प्रयास करते हैं। दो विरोधी धाराओं को एक साथ बहाने में बाण को बड़ा आनंद आता है। ये उनका अति प्रिय विषय प्रतीत होता है, चाहे वो वर्णन की धारा हो,
चाहे भाषा, चाहे दो विरोधी गुण या दो विरोधी अलंकार, उनको एक साथ बहाना बाण को अति प्रिय है। जैसे एक और उनकी कादंबरी में माधुर्य एवं प्रसाद की मुस्कुराहट है, तो दूसरी ओर ओज की गंभीरता। एक और उपमा उत्प्रेक्षा रूपक की सरसता है, तो वहीं तुरंत श्लेष विरोधाभास एवं परिसंख्या की श्रम साध्य प्रौढ़ता है। शब्द और अर्थ का, भाव और भाषा का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करने में बाण बेजोड़ है। भाव पक्ष में रस और ध्वनि की प्रधानता है, तो कला पक्ष में अलंकार, रीति, गुण और भाषा का वैचित्र्य है। कादंबरी में अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, परिसंख्या, विरोधाभास, अतिशयोक्ति एवं काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उपमा अलंकार में तो कवि ने पूर्ण सफलता हासिल की है। इनकी मूर्त और अमूर्त प्रयोगों की उपमाओं में विविधता है। रूपक, उत्प्रेक्षा और श्लेषोपमा अलंकारों का प्रयोग प्रकृति चित्रण में द्रष्टव्य है। ओज, माधुर्य एवं प्रसाद गुणों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हुए उचित अलंकारों की योजना एवं वर्णनों की विचित्रता ने उनके काव्य को सर्वहृदयंगम एवं आह्लादक रूप प्रदान किया है। इसलिए पांचाली जैसी मुग्धता है। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम प्रायः विद्वानों ने उनके बारे में कहा है। इसका तात्पर्य है कि संपूर्ण साहित्यिक जगत बाण की जूठन है, उच्छिष्ट है। संपूर्ण साहित्यिक काव्य जगत बाण की जूठन है। बाणभट्ट की सफलता का राज ही उनकी अनुपमय भावाभिव्यक्ति एवं कल्पना कौशल, अद्वितीय रचना शैली और ललित पद विन्यास में अंतर्निहित है। बाणभट्ट की काव्य चातुरी को देखकर ही उन्हें कवि चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया गया था। धर्मदास ने उनकी कविता की उपमा तरुणी के लावण्य से दी है, जो नित नूतन रहती है, जिसका सौंदर्य प्रत्येक क्षण दर्शक एवं पाठक को अपनी ओर आकृष्ट करता है। उन्होंने इतने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है कि ऐसा लगता है कि अब और कोई शब्दकोश में शब्द शेष है ही नहीं। आने वाले रचनाकार जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका प्रयोग बाणभट्ट पहले से ही कर चुके हैं। वो तो बाणभट्ट की जूठन का प्रयोग कर रहे हैं। सानुप्रास, समासांत पदावली, अपरिमित शब्द भंडार, प्रकृति के व्यापक और मनोहारी चित्र, कोमल एवं भीषण कल्पना, मानवीय मनोवृत्तियों की सूक्ष्म एवं हृदयहारी परिकल्पना आदि के दर्शन यदि कहीं संस्कृत के गद्य लेखकों में एक साथ होते हैं, तो वो बाणभट्ट ही है। बाणभट्ट का कादंबरी का एक भाग है सुकनासोपदेश, जो कि संस्कृत साहित्य द्वितीय वर्ष स्नातक के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। सुकनास राजा चंद्रापीड़ के महामंत्री है। तारापीड़ के राजा तारापीड़ के महामंत्री है आचार्य शुकनास, और उनके द्वारा राजकुमार चंद्रापीड़ को यौवराज्य अभिषेक की पुण्य वेला पर दिया गया यह महत्वपूर्ण उपदेश है। राजा चंद्रापीड़ को युवराज बनने से पहले सुकनास उन्हें
यह महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान करते हैं जिसे सुकनासोपदेश कहा गया है। सुकनासोपदेश में केवल सुकनास ही एकमात्र पात्र है जो केवल उपदेश देते हैं। चंद्रापीड़ मौन व्रत धारण कर केवल उनको सुनता है, वो कहीं बीच में बोलता नहीं है। एकमात्र पात्र सुकनास ही कथन करते हैं। प्राचीन काल में राजतंत्र परंपरा में राज्याभिषेक आदि अवसरों पर इस प्रकार के उपदेश दिए जाते थे, जिनमें राजाओं के कर्तव्य, धर्म, अधिकार एवं आने वाले संकटों से सावधान रहने की प्रेरणा होती थी। सुकनासोपदेश में भी इन्हीं के बारे में बताया गया है। इसमें किस प्रकार उन्हें धूर्तों से बचना है, किस प्रकार लक्ष्मी से बचना है, किस प्रकार जवानी से बचना है, किस प्रकार समस्त चाटुकारों से दूर रह कर के अपने शुभ चिंतकों की बात को सुनना है, इन सब का बहुत गहन, गंभीर और सारगर्भित उपदेश सुकनास के द्वारा प्रदान किया गया है राजकुमार चंद्रापीड़ को।